हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द करंट क्रिकर्स पर। मैं आपके सामने डेली लेके आता हूँ करंट अफेयर्स की डेली क्लासेस जो हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में रहती है और इसमें हम डेली डिस्कस करते हैं टॉप 10 करंट एमसीक्यूज और विथ उनका एक्सप्लेनेशन और प्लस उनके साथ उनका स्टैटिक जीके और बहुत सारी और अदर इन्फॉर्मेशन। तो आज आपके सामने लेके आ रहा हूँ 20 फरवरी 2026 का ये टॉप 10 एमसीक्यूज। यदि आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी, यूपीएससी, बैंकिंग और अदर स्टेट एग्जाम्स की और आपके एग्जाम्स में यदि करंट अफेयर्स पूछा जाता है तो ये क्लास बहुत उपयोगी है आपके लिए। और उम्मीद करता हूँ आप क्लास के लास्ट तक बने रहेंगे तो सारी चीजें समझ पाएंगे और एक एक पॉइंट को कवर कर पाएंगे और जिससे यहाँ से भी कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में अपने एग्जाम्स में देखने को मिल सकता है। तो इसी उम्मीद के साथ हम क्लास को आज स्टार्ट करते हैं और उससे पहले हम एक मोटिवेशन कोड देखें जिससे हम पूरी क्लास में मोटिवेशन रहें और अपनी चीजों को समझ पाए। तो नो मैटर्स हाउ हार्ड द पास्ट इज, यू कैन ऑलवेज बिगिन अगेन। ठीक है, कि आपका पास्ट कितना भी खराब रहा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यू कैन ऑलवेज बिगिन अगेन मतलब तुम पुनः उसको स्टार्ट कर सकते हो। कल आपने कुछ किया कि नहीं किया उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आज यदि आप सुबह 6 बजे उठ के या 7 बजे उठ के यदि आपने आज करंट की क्लास देख ली है तो आपका आज का करंट एकदम मतलब अप टू डेट हो गया। आज ये 10 क्वेश्चन आपने देख लिया ना तो आपको दोबारा 3 बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको मंथली पूरा डे बाय डे करवाता हूँ करंट अफेयर्स, और जब मंथली रिवीजन कराऊंगा तो आपको सारे क्वेश्चन एकदम से ऐसे मुंह पे याद रहेंगे और फिर उससे ज्यादा आपको पढ़ने की करंट की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि यदि कितना भी पुरानी क्या भी चीजें हुई है किसी के साथ क्या भी हो वो कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आज से आगे आप कंटिन्यू कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये चीजें मेरे साथ भी हुई थी और आपके साथ भी हो रही होगी कि कुछ हार्ड पॉसिबिलिटीज आती है जिसकी वजह से आप मूव फॉरवर्ड नहीं कर पाते हो। ठीक है, लेकिन समय जरूर आता है, आपको शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी। तो आज से ही शुरू करिएगा। आपका पास्ट क्या भी है उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आज से आप डिसाइड कर पाएंगे कि हम किस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं। आशा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तैयारी करेंगे और अच्छी पढ़ाई करेंगे। तो इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं आज। तो इससे पहले हमारा एक यह सब थ्योरी है कि हम प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं और जिसका आंसर आप लोगों से मांगते हैं और उसके बाद हमारी जो रेगुलर 10 क्वेश्चन की क्लास है उसको हम शुरुआत करते हैं। तो ये क्वेश्चन 1 है कि भारत ने वर्ष 2026 के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय पहल की अध्यक्षता संभाली और जिसका उद्देश्य हीरों के व्यापार को समाप्त करना मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ डायमंड्स को खत्म करने के लिए एक भारत ने किस इनिशिएटिव का अभी अध्यक्षता करेंगे। उसमें ऑप्शन देख सकते हैं वर्ल्ड डायमंड काउंसिल, किम्बरली प्रोसेस, यूएन पीस बिल्डिंग कमीशन और इंटरनेशनल डायमंड एक्सचेंज। तो क्या आंसर होगा जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जिससे आपको पता चलेगा आप कितना सीरियस है आपके एग्जाम्स के प्रति। और सीरियसनेस बताती है कि आप रियली में मतलब अप टू डेट है कि नहीं है। यदि नहीं है तो आज से ये मान के चलो कि आज से ही आप अप टू डेट रहना शुरू कर दो। और जो भी पुरानी क्लासें नहीं देखी तो मैंने आपको 3 फरवरी से सारी क्लासें डाल रखी क्योंकि मैंने 3 फरवरी से मेरा चैनल स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आज इससे पहले का भी हो गया तो उन क्वेश्चन को हम लास्ट जब फरवरी एंड होगा तो उसका हम पूरा सम अप देंगे। जो 300 क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे, उसमें सारे क्वेश्चन रिवीजन करवा दूंगा मैं आपके क्या क्या प्रोसेस होता है उसको और थ्योरीज। यदि एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है तो डेली क्लास देख लो आप। और आपको लगता है कि नहीं मुझे तो ऊपर ऊपर से याद करना तो मैं मंथली रिवीजन लेके आऊंगा, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है कि सने तकाची किस वर्ष जापान की पहली पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। ठीक है, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी कौन? सने तकाची। सने तकाची, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2025 में ये सने तकाची बनी थी। लेकिन अभी हाल ही में 2026 में अभी इन्होंने 18 फरवरी को ऑफिशियली मतलब ऑफिस ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो इस कारण चर्चा में आई थी। अभी हाल ही में ये सने तकाची जीती थी और ये कहाँ से है? जापान से। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये एक बोल्ड डिसीजन लेने वाली लेडी है। इन्होंने मतलब ऐसे सारे डिसीजन लिए वो जापान को बहुत आगे लेके जाएंगे और चाइना से कॉन्फ्लिक्ट की उम्मीदें भी बढ़ाती जाती है। ठीक है, इन्होंने कहा हम खुद की आर्मी डेवलप करेंगे, हम सारी चीजें इतने इतने से पहले क्या था जापान पूरा डिपेंड था यूएसए पे, लेकिन ये अब बोल रहे हैं हमारे भी एक इंटेलिजेंस एजेंसी बनाएंगे ये वो सब चीजें। और यदि चाइना ताइवान को आंख दिखाता है या ताइवान पे कब्जे करने की जरूरत है तो हम उसको इंटरफेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजों की वजह से ये चर्चा में और एक स्ट्रॉन्ग लेडी मानी जा रही है। हाँ, तो ये किस पार्टी से हैं? तो ये मुख्यतः जापान में ये पार्टियां होती है, पार्टियां स्ट्रेंथ इन जापान लोअर हाउस। ठीक है, तो इसमें ये जो पार्टी है इनका नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। तो ये एलडीपी है, इनके साथ किनका कॉम्बिनेशन है? कोमेटो का। एलडीपी कोमेटो
और प्लस, और अभी इनके साथ एक और है जापान इनोवेशन पार्टी, JIP। ये तीनों मिलकर अभी गवर्नमेंट में है, ठीक है। तो जापान में क्या होता है, जो LDP पार्टी है ये सबसे पावरफुल पार्टी है, जिसे लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, LDP पार्टी बोलते हैं। ये लगभग 1955 से अब तक गवर्नमेंट में है। बीच में 2-3 बार थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ था, लेकिन अभी 1955 से अभी 2025 तक इनकी गवर्नमेंट है, 2026 तक। तो एक बहुत स्ट्रांग होल्ड पार्टी मानी जाती है, और जब एक स्ट्रांग होल्ड पार्टी होती है तो उससे देश भी बहुत ज्यादा मजबूत होता है। और इसमें विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, CDP। तो अभी सने तकाची किस पार्टी से रिलेटेड है, तो LDP से। जापान की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनी थी अक्टूबर 2025 में, और कितने साल की है, 64 साल की है। उन्होंने 18 फरवरी 2026 को फॉर्मली रीअपॉइंट किया गया, जबकि उनकी लिबरल जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, LDP, उसने 8 फरवरी 2026 को स्नैप इलेक्शन में 2/3 मेजोरिटी हासिल की थी। तो LDP ने 2/3 मेजोरिटी हासिल की थी, और अभी उन्होंने हाल ही में अभी 18 फरवरी को उन्हें फॉर्मली रीअपॉइंट कर दिया गया, मतलब एज ए प्राइम मिनिस्टर। तो इनका प्राइम मिनिस्टर कार्यकाल कितना होता है, 3 ईयर्स का होता है। कितने साल का, 3 ईयर्स। और तकाजी के स्ट्रॉन्गर डिफेंस पॉलिसीज का वादा किया था। अब वो मैं नहीं बताता आपको कि स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज मतलब डिफेंस से रिलेटेड अच्छी चीजें करा, और उसमें इन्होंने क्लियरली भी कहा अगर चाइना ताइवान पर फोर्स से कब्जा करने की कोशिश करता है तो जापान मिलिट्री उसको इंटरवीन कर सकता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश दे रही है, ठीक है। जैसे प्राइम मिनिस्टर कुर्सी संभाली, उसके साथ एक बड़ा संदेश भी दे रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि हम नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी बना रहे हैं, और एंटी एस्पियोनेज लॉ लाने की भी योजना बनाई है। हमारी खुद की इंटेलिजेंस एजेंसी बनेगी, और एंटी एस्पियोनेज लॉ मतलब जो एस्पियोनेज क्या होता है पता है, वो ये होता है जो एक दूसरे की बात है आगे तक पहुंचा देते हैं, उनको एस्पियोन बोलते हैं। तो इसका लॉ भी बनाने का इन्होंने, जैसे इंटेलिजेंस की कोई चीजें होती है वो आगे से आगे बता देता है, उसको एस्पियोनेज बोलते हैं, ठीक है। तो जापान को फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक FOIP स्ट्रेटेजी को अपडेट करने और कंजप्शन टैक्स ऑन फूड को 2 साल के लिए भी सस्पेंड करने का वादा किया। तो सने तकाची कहाँ से रिलेटेड है, जापान से। ये किस पार्टी से रिलेटेड है, LDP से। और LDP से लगभग 1955 से अब तक गवर्नमेंट है, और जापान की पहली प्राइम मिनिस्टर भी बनी है, इस कारण बहुत ज्यादा चर्चा में। तो जापान की पहली प्राइम मिनिस्टर कौन है, सने तकाइची, पहली महिला प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये चीजें आप याद करेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंडिया यूके ऑफशोर विंड टास्क फोर्स के तहत कितनी राशि का वायबिलिटी गैप फंडिंग VGP अप्रूव किया है। तो इसका सही आंसर है आपका 7453 करोड़। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। अभी ये आपके कौन से अपने अपने जो मिनिस्टर हैं, इनका नाम है प्रहलाद जोशी। प्रहलाद जोशी, ये कहाँ से है, इनकी कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी है, इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है आपकी हुबल्ली, हुबल्ली, ठीक है। सिद्धारूढ़ा स्वामी हुबल्ली स्टेशन, ठीक है। तो अप्रूव्ड अंडर द इंडिया यूके ऑफशोर विंड टास्क फोर्स। तो इंडिया क्या कर रहा है, आपको 3-4 चीजें मैं इंपॉर्टेंट बता दूं। तो विंड टास्क फोर्स के तहत US के मतलब यूके के साथ अपना गठबंधन है। विंड टास्क फोर्स का मतलब क्या है, तो इंडिया चाहता है कि हमारे कुछ विंड से लगे, ठीक है, जो पावर विंड होते हैं वो लगाए जाएंगे यूके की सहायता से। तो इंडिया में टॉप 3 पावर कैपेसिटी वाले कौन से हैं, सबसे ज्यादा विंड विंड कैपेसिटी वाले हैं। विंड का मतलब जो पवन चक्की से चलती है, तो सबसे ज्यादा गुजरात में है। सबसे ज्यादा कैपेसिटी किसकी है, गुजरात की। दूसरा नंबर किसकी है, तमिलनाडु की, तमिलनाडु। और 3 नंबर पे आपका कौन है, कर्नाटका। जो अभी इंडिया यूके जो ऑफशोर ऑफशोर का मतलब होता है तट पे, ऑफशोर का मतलब होता है तट पर। तो विंड टास्क फोर्स है जो इसके तहत जो भी मनी है 7453 करोड़ रुपए, ये कहाँ लगाई जाएगी, गुजरात और तमिलनाडु में। इसे क्या करेंगे, यहाँ से अपन जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको जनरेट करने का यहाँ से कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी, तो इंडिया में टॉप स्टेट्स बाय इंस्टॉल विंड पावर कैपेसिटी, ये नवंबर 2025 का आंकड़ा है, जिसमें सबसे ज्यादा कौन है, गुजरात, उसके बाद कौन है, तमिलनाडु, और 3 नंबर पर कौन है, कर्नाटका। और इंडिया टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी कितनी है, 53.99 करोड़। ये लगभग अभी बढ़ के 54.25 करोड़ तक हो गई है। तो इंडिया में लगभग 54.25 करोड़ क्या है, जो विंड कैपेसिटी है। क्या है, विंड कैपेसिटी, कैपेसिटी। और इसको 2030 तक करने का आइडिया, 2030 का टारगेट क्या है, 99 गीगावाट
इसको हमारी करने की टारगेट है। ठीक है, तो 2030 तक विंड कैपेसिटी को कितना करना है, 99 गीगावाट। उसके अलावा सोलर पावर की, और पिछले जो 2024-25 फाइनेंशियल ईयर है उसमें हमने लगभग 4.5 से 5 गीगावाट तक की एनर्जी को हमने और ज्यादा ऐड किया। मतलब आपको अभी 54.25 है, तो हम लगभग 49 पे थे। तो एक फाइनेंशियल ईयर में लगभग 4 से 5 गीगावाट की हमने उसको एनर्जी को बढ़ा दिया है। उसके अलावा हम सोलर पावर की बात करें तो सोलर की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, अभी 132.85 है। ठीक है, और अंडर इम्प्लीमेशन कितनी है, अभी 70 गीगावाट अंडर इम्प्लीमेशन है। तो ये लगभग कितनी हो जाएगी, 237। वहीं विंड पावर की बात करें तो ये 53.99 या लगभग 54 के हैं, और अंडर इंस्टॉलेशन है अभी 30। तो ये हमारे पास टोटल कैपेसिटी कितनी होगी, 85। ऐसे ही बायो एनर्जी की बात करें तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, 11। और स्मॉल हाइड्रो की बात करें तो ये अपने पास है लगभग 5। और हाइड्रिक, राउंड क्लॉक, आरटीसी और एफडीआरई की टोटल बात करें तो ये है 70। तो टोटल अभी हमारे पास सब टोटल कितना हो रहा है, 411.26, जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है। और इसको हमने 2030 तक हमारा करने का टारगेट किया है। 2030 तक इसका पूरा रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है कि हम 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन कर सके। कितनी, 500 गीगावाट। अभी सबसे ज्यादा जो फास्ट हम कर रहे हैं वो हमारे सोलर पावर। सोलर पावर हमारा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और आने वाले समय में ये हो सकता है कि हम जल्दी 500 गीगावाट पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है 2028 तक हम 500 गीगावाट तक पहुंच सकते हैं। तो अभी टास्क फोर्स की एक बैठक हुई थी जिसमें फोर्थ इंडिया यूके एनर्जी डायलॉग के दौरान विजन 2035 के तहत लॉन्च किया गया। ठीक है, इसमें ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट के लिए 7453 करोड़ लगभग 710 मिलियन पाउंड जो वायबिलिटी गैप फंडिंग है उसको अप्रूव किया गया है। और ये टास्क फोर्स गुजरात और तमिलनाडु के कोस्टल एरिया में ऑफशोर विंड जोन्स डेवलप करने पर फोकस करेगा। ऑफशोर का मतलब होता है जो आपका तटीय क्षेत्र है उस पे विंड जोन्स बनाए जाएंगे। और इसके 3 की पिलर्स है कि इकोसिस्टम को प्लानिंग करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सप्लाई चेन को भी बढ़ावा करना है, और फाइनेंसिंग एंड रिस्क मिटिगेशन को कम करना है। और ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से अलाइंड है, और कोस्टल ग्रीन हाइड्रोजन क्लस्टर्स को हाई क्वालिटी रिन्यूएबल एनर्जी भी सप्लाई प्रदान करेगा। तो ये चीजें याद रहेगी। अभी इंडिया यूके फॉर द एनर्जी डायलॉग हुआ था, उसमें ये डिस्कस किया गया था। वीजीएफ फंड डाउन कितना किया गया, 7453 करोड़। इस फंड का कहाँ यूज किया जाएगा, गुजरात और तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज में। और अगला क्वेश्चन है एल&टी एंड एनवीडिया की एआई फैक्ट्री पार्टनरशिप के तहत चेन्नई में कितनी कैपेसिटी का डाटा सेंटर प्लान्ड है। ये हाल ही में घोषणा कहाँ पे हुई थी, ये आपके हुई थी एआई समिट। जो आपका एआई समिट चल रहा है कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। एआई समिट कहाँ चल रहा है, न्यू दिल्ली में। तो इस एआई समिट के तहत अभी घोषणा हुई कि एल&टी एंड एनवीडिया है, ये दोनों कंपनियां मिलकर एक एआई फैक्ट्री पार्टनरशिप बनाएगी, जिसके तहत चेन्नई में कितना कैपेसिटी का होगा। तो इसका सही आंसर होगा चेन्नई में आपका 30 मेगावाट का एक प्लांट लगाएंगे, और बॉम्बे में लगाएंगे, मुंबई में कितने का लगेंगे, मुंबई में 40 मेगावाट का, मुंबई में 40 मेगावाट का एक फैक्ट्री लगाएंगे। ठीक है, और एल&टी आपको पता है ये इंजीनियर्स की है, इसकी जो मतलब इसकी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा है। और एनवीडिया आपको पता ही होगा ये मतलब सबसे बड़ी लीडिंग टेक कंपनीज में भी एक है, लीडिंग, और ये चिप्स भी बनाती है एनवीडिया। ये यूएस ओरिजिन, ताइवान, इनके जो इनके चेयरमैन है वो ताइवान से है, लेकिन अभी इनकी कंपनी यूएस में रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो ये दोनों कंपनी साथ में मिलकर इंडिया को क्या बनाएंगे, एआई फैक्ट्री प्लान करेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, इंडिया के जो भी जितने सेक्टर हैं उनका डाटा यही इंडिया में रह पाएगा, और उनसे इंडिया में जो भी जितने भी बड़े सेक्टर हो गए, जैसे मैन्युफैक्चरिंग का हो गया, हेल्थ का हो गया, इन सबको एक अच्छे डाटा यहाँ से मिल सकते हैं, और जिससे ज्यादा फॉरेन डिपेंडेंसी कम भी हो जाएगी इससे। तो इससे सॉवरन गीगावाट स्केल एआई फैक्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए पार्टनरशिप की गई, जो एआई इम्पैक्ट समिट में अनाउंस की गई है। इसके तहत 300 एकड़ गीगावाट स्केलेबल कैंपस के भीतर अप टू 30 मेगावाट का डाटा सेंटर प्लान्ड है। ठीक है, तो इंडिया का डाटा इंडिया में रहेगा, इंडिया का जो एआई डाटा है वो बाहर दुनिया में नहीं जाएगा। और मुंबई में 40 मेगावाट की एक नई फैसिलिटी एग्जीक्यूशन में है। ठीक है, तो पहले चेन्नई वाली कंप्लीट होगी, उसके बाद बॉम्बे वाली ये स्टार्ट करेंगे। एआई फैक्ट्री ट्रेडिशनल डाटा सेंटर से अलग है। अब नॉर्मल जो ट्रेडिशनल डाटा सेंटर होते हैं उसमें क्या होता है, डाटा स्टोरेज रहता है कि भाई इंडिया का डाटा इंडिया में रहता है, बाहर दूसरे दुनिया को हम नहीं देने।
लेकिन ये जो थोड़ा सा जो एआई फैक्ट्री है ये थोड़ी सी अलग होती है। इसमें क्या होता है अलग, ये स्पेशली एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग होता है। इसमें हाई डेंसिटी जीपीयूज के क्लस्टर बनाए जाते हैं। एआई के मॉडल्स और ट्रेनिंग और इंटरफेरेंस के लिए ऑप्टिमाइज्ड हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट चीज है। उसमें इसमें सिर्फ डाटा स्टोरेज नहीं रहता, इसके अलावा इसमें हाई जो डेंसिटी के जीपीयू क्लस्टर भी रहते हैं। स्पेशली एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग सिस्टम भी रहता है इसमें, ठीक है। अगला है कि पार्टनरशिप में एलएनटी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज है। आपको पता है कि एलएनटी का काम बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज का है, क्योंकि इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा काम कर रखा है, ठीक है। तो बहुत बड़े बड़े प्लान्स में भी एलएनटी काम कर रही है। और एनवीडिया क्या करेगी, ये टेक के क्षेत्र में जैसे जीपीयू हो गए। जीपीयू क्या होता है पता है, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू आपका होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स। उसका नेटवर्किंग, ये इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर स्टैक का भी इंटीग्रेशन होगा इसमें। तो आपको याद रखें, आपका क्वेश्चन इतना ही याद रखना अपने को कि एनवीडिया और एलएनटी मिलके दो एआई फैक्ट्री कहाँ पे बनाए जा रहे हैं। पहले ये आपकी चेन्नई में वो 30 मेगावाट की, और दूसरी आपके बॉम्बे में वो कितना वोट की है, 40 मेगावाट की है। अगला क्वेश्चन है, इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर एआई इन हेल्थ AIFCIH का उद्घाटन कहाँ किया गया था। इसका उद्घाटन किया गया था आपका एम्स न्यू दिल्ली में। कहाँ किया गया, एम्स न्यू दिल्ली में। ये आपके कौन है, जेपी नड्डा जी। जेपी नड्डा ये कौन है, अपने स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर। और ये कौन है, इमानुएल मैक्रोन। तो इन्होंने हाल ही में क्या किया है, इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर एआई इन हेल्थ के एआई का हेल्थ में किस तरह से यूज किया जा सकता है, और वो भी स्पेशली मेंटल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए। तो इसके लिए इन्होंने एक आई एफ इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर एआई इन एक्सीलेंस इन हेल्थ, ये कहाँ लॉन्च किया गया है, एम्स न्यू दिल्ली में इनके द्वारा अभी लॉन्च किया गया है। और इमानुएल मैक्रोन अभी पता होगा आपको 18 से 19 फरवरी 2026 के अभी इंडिया यात्रा पे थे। तो अभी इंडिया यात्रा पे थे, उनके 10 मुख्य कौन कौन से जो अपने एमओयू हुए, उनके लिए मैं अलग से आज ही आपके सामने एक वीडियोस लेके आऊंगा, जिसमें आपके पूरी चीजें डिस्कस कर देंगे कि क्या क्या एमओयू हुए हैं, क्या क्या चीजें, कौन कौन सी डील इंडिया के और फ्रांस के बीच में हुई थी, ठीक है। ये उद्घाटन रस 2026 मीटिंग से तो रस का ये नाम देख सकते हैं, रिकॉन्टर्स यूनिवर्टर्स, ये मतलब फ्रेंची नाम है, तो आपको बिल्कुल याद नहीं रखना है, ठीक है। और सेंटर का जॉइंट एमयू के तहत बना है। इसमें एम्स न्यू दिल्ली भी है, आईआईटी दिल्ली भी है, सोरबोन यूनिवर्सिटी है जो फ्रांस की है, और पेरिस ब्रेन इंस्टीट्यूट भी शामिल है। तो पेरिस ब्रेन इंस्टीट्यूट भी शामिल है। और इसका मुख्य फोकस क्या है, मुख्य फोकस है कि हेल्थ केयर, जो ब्रेन हेल्थ है, और न्यूरो साइंस है, और क्लिनिकल डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, और रेस्पॉन्सिबल हेल्थ डाटा यूज पर है। तो एआई का यूज हेल्थ केयर में कैसे हो सकता है, ब्रेन हेल्थ को किस तरह से एआई फायदा कर सकता है, जो न्यूरो साइंस होती है, दिमागी प्रॉब्लम्स होती है वो, और क्लिनिकल डिसीजन में एआई किस तरह से सपोर्ट कर सकता है, इन सारी चीजों के लिए ये फैसिलिटी सेंटर बनाया जाएगा। और प्रेसिडेंट मैक्रो ने सोवरेन एआई कैपेसिटी, एल्गोरिथमेटिक ट्रांसपेरेंसी, और लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी पर की प्रोटेक्शन पर जोर दिया है। तो आपका क्वेश्चन यहाँ से सीधा आएगा कि इंडो फ्रेंच सेंटर फॉर एआई इन हेल्थ कहाँ पे लॉन्च किया गया था। आपको सही आंसर याद रखना है, एम्स न्यू दिल्ली में। इसमें कौन कौन भागीदारी है, एम्स न्यू दिल्ली भी है, आईआईटी दिल्ली भी है, सोरबोन यूनिवर्सिटी भी है, और पेरिस ब्रेन इंस्टीट्यूट भी शामिल। तो ये चीजें सारी याद करना है। इससे क्या होगा, जो हमारी ब्रेन हेल्थ है, जो हमारा न्यूरो साइंस है, जो हमारा क्लिनिकल डिसीजन है, उसमें एआई किस तरह से हेल्थ में सपोर्ट कर सकती है, उनके लिए एक सेंटर ओपन किया है। अगला क्वेश्चन है, गुजरात शॉप्स एंड स्टेबलाइजमेंट अमेंडमेंट बिल 2026 के तहत डेली वर्किंग आवर्स की नई लिमिट क्या है। तो ये क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी डेली वर्किंग कितने आवर्स की नई लिमिट क्या होगी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आपका ऑप्शन सी, 10 आवर्स पर डे। अभी गुजरात में पहले कितने घंटे काम कर सकते थे, 9 आवर्स पर डे, 9 आवर्स पर डे, ठीक है। तो अभी कितना करना पड़ेगा, 10 घंटे पर डे। तो आपको लगता होगा यार अभी तो काम तो ज्यादा करना पड़ेगा। तो अभी क्या है कि इन्होंने थोड़ी सी कैपेसिटी बढ़ा दी कि आप 10 घंटे कभी काम कर सकते हो, और कभी आप 9 घंटे भी कर सकते हो, ठीक है। तो टोटल जो आपको ये वीकली काम करना है वो तो आपको 48 आवर्स ही करना है। 48 मतलब 8 घंटे डेली करोगे तो आप 6 दिन में मतलब 48 घंटे काम करना है आपको। आपको वीकली 48 घंटे से ज्यादा आप काम नहीं कर सकते। लेकिन जो डेली आवर्स की पर डे लिमिट है वो उसको 9 से कितना कर दिया गया, 10। और उसके साथ एक और चेंजेस कर दिया गया, नाइट शिफ्ट फॉर वुमेन। जो वुमेन्स होती है उनको, वो भी नाइट शिफ्ट में रात को 10 PM से सुबह 6 AM तक काम कर सकती है। तो ये भी एक अमेंडमेंट किया गया था, जो अपने आप में एक बहुत क्रूशियल है। कई बार महिलाएं
रात की वजह से उनको रोक दिया जाता है। बड़ी सिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता दिन और रात का ज्यादा। तो गुजरात का जो शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसमें वर्किंग आवर की लिमिट कितनी कर दी गई है, 9 घंटा से बढ़ाकर 1 घंटा और कर दी गई है, 10 घंटे तक कर सकती है। लेकिन जो आपका वीकली है वो आपको 48 आवर्स ही रहेगा। ये जो उनके मिनिस्टर है, लेबर मिनिस्टर है कामराज बावलिया ने इंट्रोड्यूस किया था। इसमें 9 आवर्स से बढ़ाकर 10 घंटे कर दिए गए, जबकि वीकली लाइम लिमिट तो 48 आवर्स अनचेंज दे रही है। ठीक है, आपको वीकली तो आपको 48 घंटे काम करना है, लेकिन डेली आप 9 घंटे से बढ़ाकर इन्होंने कि 10 घंटे आप कर सकते हैं। और वुमन को नाइट शिफ्ट सुबह रात को 9 PM से 6 PM की अनुमति देता है, लेकिन कंसेंट रेस्ट रूम्स भी होना चाहिए उनके साथ। क्रीचे फैसिलिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रीचे फैसिलिटीज मतलब जहाँ बच्चों को रख सकते हैं। और रात को ट्रांसपोर्टेशन भी सुविधा अवेलेबल होनी चाहिए। सेक्सुअल हरासमेंट प्रोटेक्शन जैसी स्ट्रिक्ट सेफगार्ड्स के साथ महिलाएं रात को काम कर सकती है। और ओवर टाइम लिमिट को 125 घंटे से बढ़ाकर इन्होंने 144 घंटे कर दिया है। और ओवर टाइम वेजेस ट्वाइस द ऑर्डिनरी रेट पर, यदि आपको ओवर टाइम कराया जाएगा तो जो आपको ऑर्डिनरी यदि 400 रुपये मिल रहे हैं और आप ओवर टाइम को आपको जैसे 400 रुपये डेली मिल रहे हैं, तो डेली आप कितने घंटे काम करें, 8 घंटे काम करें, तो 8×5 = 40, 1 घंटे के 50 रुपये मिल रहे हैं आपको। तो यदि ओवर टाइम करोगे तो आपको 1 घंटे कितने रुपए मिलेंगे, 100 रुपये। समझ में आ गया कि अब ओवर टाइम वेजेस होंगे वो ट्वाइस मिलेंगे ऑर्डिनरी रेट से। जो आपका ऑर्डिनरी घंटे का रेट है उससे ओवर टाइम का डबल मिलेगा। यदि आपको 400 रुपये पूरे दिन की हाजिरी मिली और डबल हाजिरी करेंगे तो आपको यहाँ 800 रुपये मिलेंगे रात को, जो ओवर टाइम होगा उसमें। तो ये क्वेश्चन आपको याद हो रह जाएगा कि हाल ही में गुजरात असेंबली में शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हुआ, उसमें डेली लिमिट वर्किंग आवर्स कितनी कर दी, 9 आवर्स से 10 आवर्स। बाकी जो स्टेट्स है उनमें भी ये चीजें जल्दी होने वाली है। तो गुजरात बजट 2026-27 का कुल परिव्यय कितना है। तो अभी हाल ही में गुजरात ने भी बजट लॉन्च किया है, एमपी ने भी बजट लॉन्च किया है। उससे पहले आपने देखा होगा यूपी ने भी एक बहुत बड़ा बजट लॉन्च किया था जो लगभग 9 लाख करोड़ का था, 9 लाख करोड़ का था, जो अपने आप में एक बड़ा हिस्टोरिक था। और गुजरात का भी ये देखते विकसित गुजराती तथे विकसित भारतना संकल्पना साकार करंतु, ये 4 लाख करोड़ ऐतिहासिक बजट। ठीक है, तो 4 लाख करोड़ का मतलब 4.4 लाख करोड़ का ये बजट अभी हाल ही में इन्होंने, और ये आज तक इनकी हिस्ट्री का सबसे बड़ा बजट है। ये 4.8 लाख करोड़ का इन्होंने हाल ही में बजट लॉन्च किया है। तो क्या क्या घटनाएं थी इस बजट के दौरान ये भी हम देखेंगे। तो बजट कितने करोड़ का था, 4.8 लाख करोड़ का था, और ये स्टेट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा बजट भी है। तो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और इनके फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, कन्नू देसाई। इन्होंने कहा इनकी कैपिटल सिटी गांधीनगर में इसको प्रेजेंट किया। और 2026 को गुजरात टूरिज्म ईयर भी घोषित कर दिया गया। तो गुजरात टूरिज्म 2026 को किस ईयर को गुजरात ने टूरिज्म ईयर घोषित किया, तो आपसे क्वेश्चन सीधा आंसर होगा 2026। और इन्होंने 5,096 करोड़ टूरिज्म पिलग्रिमेज एंड सिविल एविएशन स्पोर्ट्स के लिए एलोकेट किया है। कितने, 5,096, ये अपने आप में बहुत बड़ी अमाउंट है। और इन्होंने सोमनाथ में वर्ल्ड क्लास बस पोर्ट के लिए 447 करोड़ रुपए एलोकेट किया। और इस जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है उसके अपग्रेडेशन के लिए भी 236 करोड़ दिया है। तो सोमनाथ कहाँ पे आपका, गुजरात में। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे आपका, गुजरात में। ठीक है, और जो AI ड्रिवन पॉलिसी है उसके लिए भी इन्होंने 60 करोड़ रुपए तक का डाटा फ्यूजन सेंटर भी ये बनाएंगे, और AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। और अहमदाबाद को 2030 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे उससे पहले ओलंपिक रेडी सिटी के बनाने के लिए 1278 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी अमाउंट है। तो लगभग इंडिया ये हो सकता है 2036 में ओलंपिक होस्ट कर सकता है, ओलंपिक होस्ट कर सकता है। और उसी धारणा के तहत इन्होंने ओलंपिक रेडी सिटी भी बनाएंगे। अब 2030 का कॉमनवेल्थ गेम कहाँ पे है, इंडिया के गुजरात और गोवा में। तो उससे कॉमनवेल्थ गेम से पहले ओलंपिक रेडी सिटी बनाने का भी टारगेट है। और इसके लिए कितना करोड़ है, 1278 करोड़। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में देख सकते हैं, जो अपने आप में एक बड़ी अमाउंट है। और इससे देश की जो स्पोर्ट्स है फैसिलिटीज है उसमें बहुत ज्यादा वृद्धि देखने को मिल सकती है। हाल ही में द अर्थ शॉट प्राइज प्रत्येक विजेता को कितनी राशि प्रदान करता है। अर्थ शॉट प्राइज क्यों चर्चा में आया, इसमें है 1 मिलियन पाउंड। ये जो आपको चिन्ह दिख रहा है ये किसका है, पाउंड का। आपको पता होगा अभी क्लाइमेट चेंज वीक चल रहा है, क्लाइमेट चेंज वीक कॉन्फ्रेंस चल रही है। कहां पे, मुंबई में, मुंबई में।
उसके तहत घोषित किया गया। ये कौन है? प्रिंस विलियम। कौन है ये? प्रिंस विलियम। ये प्रदान करते हैं एक अर्थ शॉर्ट प्राइज करके, प्रत्येक अर्थ शॉर्ट प्राइज करते हैं 5 लोगों को, ठीक है। तो इसके तहत प्रत्येक को आदमी को कितना मिलता है? 1 मिलियन पाउंड मिलता है। और अभी ये अनाउंसमेंट कहाँ है? जो मुंबई में क्लाइमेट चेंज वीक चल रहा है उसके दौरान घोषणा की गई थी। और इसको प्रिंस विलियम ने 2020 में स्थापित किया था। और ये हर हर साल 5 विनर्स को दिया जाएगा। किन किन 5 विनर्स को दिया जाएगा इसकी लिस्ट में अभी अगले क्लासों में लेके आने वाला हूँ, क्योंकि अभी इन्होंने घोषणा किया तो अभी ये देने वाले हैं, ठीक है। और प्रिंस विलियम ने कहा कि इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट इंपोर्टेंट फोर्सेस फॉर क्लाइमेट एंड नेचर। और इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कार्बन इमिटर भी है। लेकिन 2070 तक हमारा टारगेट है कि हम नेट जीरो इमिशन को अचीव करने का हमने घोषणा कर चुकी है, ठीक है। और अर्थ शॉर्ट प्राइज है, उसके 5 अर्थ शॉर्ट्स है। उसमें एक प्रोटेक्ट नेचर के लिए दिया जाता है, दूसरा क्लीन एयर के लिए दिया जाता है, तीसरा रिवाइव ओशन के लिए जो काम करते हैं उनके लिए दिया जाता है, चौथा वेस्ट फ्री वर्ल्ड के लिए दिया जाता है, और पांचवा इफेक्ट क्लाइमेट को करने करने वालों के लिए ये 5 कैटेगरी में दिया जाता है। किन किन को दिया जाएगा ये लिस्ट में जल्द आपके सामने ले आऊंगा जब ये अवार्ड दे दिया जाएगा तो। अगला क्वेश्चन है, भाषिनी करंटली कितनी लैंग्वेज को सपोर्ट करता है? तो भाषिनी क्या है कि एक एआई जनरेटेड टूल है इंडिया गवर्नमेंट का, जो क्या करता है, कोई भी आवाज को डिटेक्ट करके जो जिस भाषा में आपको लैंग्वेज चाहिए उसमें वो आपको प्रदान करता है। तो हाल ही में ये 22 से ज्यादा लैंग्वेज में काम कर रहा है, मोर देन 22। अपनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है? ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया कितनी है? ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया है लगभग आपके 22, ठीक है। कौन से शेड्यूल में? ये आपके 8वीं अनुसूची में है, 8वीं अनुसूची में है। तो भारत में लैंग्वेजेस कितनी? और अभी हाल ही में इन्होंने एक चीज लॉन्च की है, वॉइसेरा, एंड ओपन सोर्स एंड टू एंड वॉइस एआई स्टैक भी इन्होंने अभी लॉन्च किया। कहाँ पे? जो एआई समिट हुआ उसके कारण ये चर्चा में आ गया था। एआई समिट के पूरा एक्सप्लेन करेंगे, अभी 1-2 दिन में इसे खत्म होने वाला है। उसके बाद हम एआई जो समिट हुआ उससे इंडिया को क्या क्या मिला है वो सारी चीजें भी हम डिस्कस करेंगे। भाषिनी क्या है? एक इंटरफेरेंस है फॉर इंडिया, ये 22 से ज्यादा लैंग्वेज को सपोर्ट करता है और ये लिंग्विस्ट जो इंक्लूसिविटी है उसको एनेबल करता है। और जो अभी जो वॉइसेरा है, जो ये नया एआई स्टैक है उसको किस पे डिप्लॉय किया गया? भाषिनी पे डिप्लॉय किया गया, जिससे ये क्या करेगा, जो मल्टीलिंगुअल वॉइसेस हैं और लैंग्वेज ऑफ एआई के लिए ये नेशनल एजुकेशन लेयर भी बनाता है। और ये एआई पावर्ड लैंग्वेज ट्रांसलेशन ये प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? मेटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी द्वारा। और भाषिनी एआई और एनएलपी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके लैंग्वेज डिवाइड को ब्रिज करता है और यूजर्स को प्रीफर्ड लैंग्वेज में कंटेंट एक्सेस करता है। तो अभी ये वॉइसरा क्या करेगा, जो भी लैंग्वेज चाहिए उसमें आपको वो वॉइस प्रदान कर देगा, जो वॉइस आपको चाहिए, और हर किसी वॉइस को ये डिटेक्ट कर लेगा। तो ये एआई स्टैक है क्या? वॉइसरा। अगला क्वेश्चन है, दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है? तो इसका सही आंसर है आपका 2880 मेगावाट। तो दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट कहाँ पे है? ये आपका है दिबांग रिवर पर, दिबांग रिवर पर। और दिबांग रिवर कहाँ पे है आपका? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। और दिबांग किसकी सहायक नदी है? ये आपकी है ब्रह्मपुत्रा की। किसकी है? ब्रह्मपुत्रा की। तो ये अपने आप में आपको पता है सबसे ज्यादा फ्लड्स किसमें, कौन सी नदी में आते हैं? इसी नदी में आते हैं, ब्रह्मपुत्रा में। और इसकी सहायक है दिबांग रिवर। तो इसको कंट्रोल करने के लिए इंडिया मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बना रहा है, जिसको बोला जाएगा दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। और इसके तहत हम एनर्जी भी उत्पादन के कर रहे हैं, कितनी? 2880 मेगावाट के। दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश के दिबांग रिवर, जो क्या है, ब्रह्मपुत्र की एक ट्राइब्यूटरीज है। इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी? 1880 मेगावाट। इंडिया की सबसे बड़ी हाइड्रो पावर फैसिलिटी भी होगी। और इसको कौन बना रहा है? एनएचपीसी, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन द्वारा इसको डेवलप किया जा रहा है। अब इस प्रोजेक्ट में क्या हो रहा है कि 278 मीटर ऊंचा है ये प्रोजेक्ट, और 375 मीटर लंबा कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम भी बनेगा, जो इंडिया का हाईएस्ट कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम भी होगा, और वर्ल्ड का हाईएस्ट आरसीसी मतलब रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। जो आरसीसी का फुल फॉर्म यही होता है कि अब वो बोलते हैं घर के ऊपर आरसीसी कराई है, तो इसका फुल फॉर्म है रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट डैम होगा, ठीक है। तो ये मतलब एकदम कंक्रीट से बना हुआ डैम हुआ, जो लगभग 278 मीटर ऊंचा है और 375 मीटर लंबा है।
और ये इंडिया का हाईएस्ट कंक्रीट ग्रेविटी डैम भी बनने जा रहा है, मतलब इतने ऊंचे तक आज तक कोई कंक्रीट डैम नहीं बना है। तो ये कौन सा होगा आपका दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। डैम से लगभग 43 किलोमीटर लंबा रिजर्व बनेगा, जिससे ग्रॉस स्टोरेज कैपेसिटी लगभग इतनी होगी। तो जो भी डैम से मतलब 43 किलोमीटर लंबा एक रिजर्वोयर बनेगा, पानी जहां इकट्ठा कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन याद रखना है कि दिबांग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट किस नदी पर है, दिबांग नदी पर। दिबांग नदी का किसकी सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की। और ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है, एनएचपीसी। और इसकी कैपेसिटी कितनी है 2880 मेगावाट है। और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट आरसीसी डैम होगा, जिसे रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट भी कहा जाता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो WFP है, उसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो इसका सही आंसर है आपका रोम, इटली। कहाँ पे, रोम इटली में WFP का मुख्यालय है। अब रोम में है, रोम में किसका है, इसका वर्ल्ड। अभी तो हाल ही में चर्चा में क्यों आया था, इसका कारण था कि जो इंडिया के FCI है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और WFP, ये दोनों साथ मिलकर राइस को, जो राइस है उसको क्या करेंगे, जहां जिस नीडेड कंट्री होंगे उनको ये सपोर्ट करेंगे भूखमरी को मिटाने के लिए। उस पे एक इन्होंने MOUs पर साइन किया था। और आपको पता होगा 2020 का पीस प्राइज भी किसको मिला था, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला था पीस प्राइज। नोबेल पीस प्राइज का अवार्ड भी किसको मिला था, आपको, WFP। और WFP की स्थापना कब हुई, 1961 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम इटली में। फूड का जो WFP का हेडक्वार्टर कहाँ है, रोम इटली में। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी भी है, जो 120 से ज्यादा कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है। तो इन्होंने अभी राइस सप्लाई के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए, किसके साथ, जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया FCI है उसके साथ। इस कारण से यह चर्चा में आएगा। और इसको 2020 में नोबेल पीस प्राइज भी सम्मानित किया गया था। और WFP एग्जीक्यूटिव बोर्ड में लगभग 36 मेंबर स्टेट्स हैं। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में UN सेक्रेटरी जनरल, FAO डायरेक्टर जनरल ज्वाइंटली अपॉइंट करते हैं। और ये 5 ईयर का टर्म होता है। तो WFP की स्थापना कब हुई, 1961 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आपका रोम इटली में। इन्होंने हाल ही में जो इंडिया का फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसके साथ राइस सप्लाई के लिए एक MOU पर साइन किया गया है। तो WFP को 2020 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। और ऐसी क्लासें हम लगातार आपके साथ आते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं और डिस्कस करते रहते हैं। और जो भी आपके सुझाव होंगे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।